यासिर लर्निंग हब में खुशामदीद। लर्निंग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स यूजिंग सी लैंग्वेज की इस ट्यूटोरियल सीरीज में आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उनमें शामिल हैं फार एंड नेस्टेड फार लूप्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, शॉर्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, और इसके अलावा हम एग्जाम्पल प्रोग्राम्स देखेंगे सी के जो फार नेस्टेड फार लूप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को यूज करेंगे। और लास्ट में हमारे पास एक लैब टास्क होगी ताकि आप अपनी सेल्फ एवेल्युएशन कर सकें और जान सकें कि आपको आज के टॉपिक समझ में आए या नहीं आए। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो इन टॉपिक्स के बारे में तो आप कमेंट्स सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स को रिप्लाई करूं। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा सा रिकैप करते हैं। तो प्रीवियस जो हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में थोड़ा बता दूं। तो हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, उसमें हम टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन कवर कर चुके हैं। इनपुट आउटपुट में हम प्रिंट एफ स्कैनएफ पढ़ चुके हैं। अर्थमेटिक और असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस हम मुकम्मल तौर पे पढ़ चुके हैं। कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस में हमने प्रीवियस वीडियो में सीक्वेंशियल लॉजिक और डिसीजन लॉजिक को डिस्कस किया था। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो होगा आइटरेटिव लॉजिक और लूपिंग कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस इन सी। तो आइटरेटिव लॉजिक को या लूप्स को समझने के लिए पहले हम एक टास्क अचीव करते हैं। सपोज करें कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है और उस प्रोग्राम का मकसद ये है कि वेलकम टू यासिर लर्निंग हब 10 टाइम्स स्क्रीन पे शो करना है। तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सॉल्यूशंस दें ताकि मुझे पता चल सके कि आपने क्या लॉजिक सोची हुई है। तो थोड़ी देर के लिए आप इस वीडियो को पॉज करें और ये प्रोग्राम पहले खुद से बना लें। देखें कि आपके जहन में क्या सोल्यूशन आता है कि अगर वेलकम टू यासिर लर्निंग हब 10 टाइम्स लिखना है और आप आइटरेटिव लॉजिक से अगर फेमिलियर नहीं है तो आप किस तरह इस प्रोग्राम को बनाएंगे। तो मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूं ताकि आप पहले वीडियो पॉज करें, अपना प्रोग्राम बनाएं और फिर रिज्यूम करें। उम्मीद है कि आपने प्रोग्राम बना लिया होगा। तो ज़्यादातर का जो सोल्यूशन होगा कुछ इस सोल्यूशन से मैच होता हुआ होगा कि वाइड में लिखें, कर्ली ब्रैकेट दें और प्रिंट एफ में आप वेलकम टू यासिर लर्निंग हब 10 टाइम्स प्रिंट करवाएं विद द न्यू लाइन करेक्टर। तो दिस इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन, ठीक है ना, कि अगर हमें कोई मैसेज बार बार प्रिंट करना है और अगर हमें आइटरेटिव लॉजिक नहीं पता तो हम नॉर्मली इसी तरह करते हैं कि हम एक स्टेटमेंट को बार बार लिखते जाते हैं। तो लेकिन जब आप आइटरेटिव लॉजिक समझ लेंगे तो उसके बाद जो आप सोल्यूशन बनाएंगे, ठीक है ना, वो कुछ इस तरह से हो सकता है। इंस्टेड ऑफ 10 लाइन्स जस्ट 3 लाइन्स का कोड हमने यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो हम इस फार लूप को कुछ देर बाद पढ़ेंगे, लेकिन जब हम किसी चीज को रिपीट करते हैं तो उसके कुछ मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। तो इन कंपोनेंट्स को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए हम देखते हैं कि आइटरेटिव लॉजिक की डेफिनेशन क्या है। सो व्हाट इज आइटरेटिव लॉजिक और लूप? आइटरेटिव लॉजिक रिफर्स टू द रिपीटेशन ऑफ सम ब्लॉक ऑफ कोड until the given condition becomes false। यानी आइटरेटिव लॉजिक का मतलब यह है कि आप किसी चीज को, किसी कोड को बार बार दोहराना चाहते हैं, ठीक है ना, और जो कोड हम रिपीट करते हैं उसको हम सिंपली लूप भी कहते हैं। यानी पीस ऑफ कोड जिसे आप या ब्लॉक ऑफ कोड जिसे आप बार बार एग्जीक्यूट करेंगे उसे आप सिंपली लूप कहेंगे, ठीक है। और ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक आपको ये कंडीशन देंगे, टर्मिनेशन कंडीशन कहेंगे हम उसे, लूप टर्मिनेशन कंडीशन, तो जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। अच्छा, तो जब हम आइटरेटिव इंस्ट्रक्शंस को इम्प्लीमेंट करते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो उसके इंपॉर्टेंट 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। एवरी लूप हैज 2 पार्ट्स। एक पार्ट को हम कहते हैं हेडर और कंट्रोल पार्ट। तो जैसे कि ये देखिए यहाँ पे ये जो इंस्ट्रक्शन है फार, तो इसकी जो फर्स्ट लाइन है इसको हम हेडर या कंट्रोल पार्ट कह सकते हैं, ठीक है ना। कंट्रोल इंस्ट्रक्शन मेन आपकी है। तो सी में फार को लूपिंग कंट्रोल इंस्ट्रक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो ये पहला पार्ट हो गया हेडर, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है? बॉडी ऑफ द लूप। तो बॉडी ऑफ द लूप यानी ये जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम जो कुछ लिख रहे हैं, ठीक है ना, ये जो ब्लॉक हम बना रहे हैं इसको हम लूप की बॉडी कहते हैं या लूप भी कह सकते हैं सिंपली। तो ये वो पार्ट है, ये वो ब्लॉक है जो बार बार दोहराया जाएगा, ठीक है। और ये कंट्रोल पार्ट है, ये कंट्रोल पार्ट बता रहा होता है कि कब तक लूप को दोहराया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक हमने बीच में कंडीशन दी हुई है कि a लेस देन इक्वल्स टू 10, यानी a कोई वेरिएबल है, जब तक इसकी वैल्यू लेस देन 10 होगी तो ये लूप हम दोहराते रहेंगे। तो उम्मीद है कि आपको आइटरेटिव लॉजिक समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि सी में कौन कौन सी कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हैं जिनके थ्रू हम लूप्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इन सी लैंग्वेज 3 looping control instructions are provided to repeat the same block of code until the stated condition becomes false। यानी सी में 3 तरह की कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस है जिनकी वजह से हम लूप्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो पहली है फॉर लूप इंस्ट्रक्शन,
दूसरी हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है उसको हम व्हाइल लूप कहते हैं, और थर्ड जो इंस्ट्रक्शन है उसको हम डू व्हाइल लूप कहते हैं। तो ये 3 तरह की इंस्ट्रक्शन सी में मौजूद हैं जिनके थ्रू आप लूप्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर किसी भी ब्लॉक को अपनी मर्जी से जब तक चाहें रिपीट करवा सकते हैं। तीनों इंस्ट्रक्शंस में से आज जो हम इंस्ट्रक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं मेनली वो है फॉर लूप। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो के रिमेनिंग पार्ट में हम क्या कुछ सीखेंगे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे फॉर लूप। फॉर लूप को डिस्कस करने के बाद हम ये भी देखेंगे कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। उसके बाद हम ये भी देखेंगे शॉर्ट एंड अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि नेस्टेड फॉर लूप्स क्या होते हैं। इसके अलावा इन तमाम तर टॉपिक्स के हमारे पास सी के एग्जाम्पल प्रोग्राम्स होंगे, और फाइनली हमारे पास एक लैब टास्क लिस्ट होगी ताकि आप प्रोग्राम्स खुद से बनाएं और ये देख सकें कि आपको आज के टॉपिक्स किस हद तक समझ में आए। तो आइए अब हम स्टार्ट करेंगे फॉर लूप। अमूमन फॉर लूप हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें नंबर ऑफ रिपीटेशंस या आइट्रेशंस, यानी हम कितनी दफा दोहराना चाहते हैं कोड, वो पहले से ही पता हो हमें। तो इसलिए इस लूप को काउंटर लूप भी कहा जाता है, यानी इसमें हमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस पता है, वो काउंटडाउन चल रहा होता है और जैसे ही नंबर ऑफ आइट्रेशंस मुकम्मल होती हैं तो लूप एग्जिट हो जाता है। तो इसका हम आइए सिंटैक्स डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने फॉर लूप का सिंटैक्स दिया हुआ है जिसमें 2 चीजें हैं, एक तो हेडर या कंट्रोल इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ, और ये ब्लॉक है जिसको हम कह रहे हैं कि इट इज द बॉडी ऑफ द लूप। तो आइए सिंटैक्स को हम डिटेल में समझते हैं। तो आइए अब फॉर का सिंटैक्स डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि आप इनिशियलाइज करें काउंटर वेरिएबल को। काउंटर वेरिएबल का मतलब ये है कि एक ऐसा वेरिएबल जो काउंट डाउन करेगा कि आपकी आइट्रेशन कहां से स्टार्ट हो रही है, इनिशियल वैल्यू जिसको हम कहते हैं, यानी कि जो आप काउंट डाउन स्टार्ट करेंगे तो कहां से स्टार्ट होगा। ठीक है ना, तो हम कहते हैं इनिशियलाइज काउंटर वेरिएबल। तो आइए हम जो प्रोग्राम बना चुके हैं उसी प्रोग्राम की मदद से समझते हैं कि इनिशियलाइजेशन कैसे होती है फॉर लूप में। तो यहां पे देखें, यहां पे हमने फॉर जो स्टेटमेंट है वहां लिखा हुआ है फॉर a इक्वल्स टू 1, यानी एक वेरिएबल है उसकी इनिशियल वैल्यू हमने क्या दे दी 1। तो हम काउंटर वेरिएबल जो दे रहे हैं उसका नाम है a और उसकी इनिशियल वैल्यू हम बता रहे हैं 1। तो हमारा काउंटडाउन स्टार्ट होगा 1 से। तो दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन या इनिशियलाइजिंग काउंटर वेरिएबल्स। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा आफ्टर इनिशियलाइजिंग काउंटर वेरिएबल। तो काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के बाद हम आते हैं टेस्ट एक्सप्रेशन की तरफ, यानी आपको कोई ना कोई टेस्ट एक्सप्रेशन देना होगी। जैसे देखें हमने यहाँ पे ये कंडीशन दी हुई है a लेस देन इक्वल्स टू 10, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, टेस्ट एक्सप्रेशन। ये जो टेस्ट एक्सप्रेशन है इसको हम लूप की टर्मिनेशन कंडीशन टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, चेक फॉर लूप टर्मिनेशन कंडीशन। इसका मतलब ये है, जैसे देखें यहां पे हमने क्या दिया हुआ a लेस देन इक्वल्स टू 10, यानी अगर आप स्टार्ट करते काउंटर 1 से और काउंटर की वैल्यू जब तक लेस देन इक्वल्स टू 10 हो, ये कंडीशन जब तक ट्रू हो, तो ट्रू हो का मतलब क्या है, अगर ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है ना, तो कहां चले जाओ, एग्जीक्यूट बॉडी ऑफ लूप इफ टेस्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू, यानी ये अगर एक्सप्रेशन ट्रू है तो ये जो ब्लॉक है कोड इसे एग्जीक्यूट करो। दिस इज नोन एज बॉडी ऑफ द लूप। तो ये बॉडी जो है एग्जीक्यूशन अपनी स्टार्ट कर देगी इफ द कंडीशन इज ट्रू। ये जो कंडीशन हम दे रहे हैं अगर ये ट्रू है तो एग्जीक्यूट करो, जैसे हमने यहां बताया हुआ है। अच्छा, तो अगर ये टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाती है, या फिर ये जो हमने एक्सप्रेशन दी है लेस देन इक्वल्स टू 10, तो अगर ये फॉल्स है तो कहां जाएंगे हम, एग्जिट हो जाएंगे लूप से, एग्जिट फ्रॉम फॉर लूप इफ टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स। तो यानी ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये कंडीशन ट्रू है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो हम बाहर आ जाएंगे और सी का अगर कोई रिमेनिंग कोड है तो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। तो इस थर्ड स्टेप के बाद देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो नेक्स्ट स्टेप अगर देखें तो अगर ये कंडीशन ट्रू है और हम बॉडी ऑफ द लूप को एग्जीक्यूट कर चुके हैं, तो अब हम कहां जाएंगे, लास्ट पार्ट पे, जिसको हम कहते हैं इंक्रीमेंट डेक्रीमेंट्स। तो ये हमारा फोर्थ स्टेप है, अपडेट स्टेप। इसमें हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट और डेक्रीमेंट काउंटर वेरिएबल। ठीक है ना, तो अगर हम यहाँ पे कोई भी इंक्रीमेंट डेक्रीमेंट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए a इक्वल्स टू a प्लस 1, यानी a वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू 1 थी, अब हमने क्या कर दी, a की वैल्यू 2। ठीक है ना, और ये a की वैल्यू अपडेट करना लाजमी है, अदरवाइज ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी और हम एक एंडलेस या इनफाइनाइट लूप की तरफ चले जाएंगे। तो इसलिए याद रखें कि काउंटर वेरिएबल को अपडेट करना भी लाजमी है ताकि आप टर्मिनेशन के करीब से करीब तर होते जाएं। तो ये हमारा फोर्थ स्टेप था। अच्छा, उसके बाद क्या होगा,
तो उसके बाद देखिए हम वापस कहाँ आएंगे, चेक फॉर लूप टर्मिनेशन कंडीशन, यानी दोबारा हम कहाँ आ गए, इस एक्सप्रेशन पे आ गए। अब इसको देखा जाएगा इस एक्सप्रेशन को कि अब ये ट्रू है या फॉल्स है। तो जब तक ये एक्सप्रेशन आपको ट्रू रिटर्न करेगी तो ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा, ठीक है ना, जब तक के कंडीशन ये फॉल्स ना हो जाए। जैसे ही फॉल्स होगी तो हम लूप से बाहर जाएंगे। अच्छा, इस सेंटेक्स में ये देखिए कुछ लेटर्स मैंने रेड किए हुए हैं, इनिशियलाइजेशंस, टेस्ट एक्सप्रेशंस, इंक्रीमेंट्स, डेक्रीमेंट्स। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप सिंगल इनिशियलाइजेशन दें। आप अगर दो वेरिएबल हैं ए और बी तो आप लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू 5। तो आप दो या दो से ज्यादा इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको कॉमा से सेपरेट करना होगा इन इनिशियलाइजेशंस को। ये सेमीकोलन देना लाजमी है। इसी तरह से टेस्ट एक्सप्रेशंस भी एक से ज्यादा हो सकती हैं। आप लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। लॉजिकल ऑपरेटर की वजह से आप कंपाउंड एक्सप्रेशन बना सकते हैं। इसी तरह से इंक्रीमेंट डेक्रीमेंट्स भी आपकी एक से ज्यादा हो सकती हैं, a इक्वल्स टू a+1, b इक्वल्स टू b-1, या आप जो भी देना चाहें। लेकिन यहां पर भी ये जो हम एक से ज्यादा इंक्रीमेंट डेक्रीमेंट स्टेटमेंट्स देंगे, इन्हें कॉमा से सेपरेट करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको सिंटैक्स फॉर लूप का समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो आइए हम इस सेम सिंटैक्स को फ्लो चार्ट की मदद से समझते हैं। तो हेयर इट इज। सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पे देखिए इनिशियलाइज काउंटर वेरिएबल। तो यहाँ पे आ गया इनिशियलाइजेशंस, यानी पहले हमें क्या करनी है, इनिशियलाइजेशंस। जो भी आपका काउंटर वेरिएबल है उसको इनिशियल वैल्यूज असाइन करें, ठीक है। और जैसा मैंने बताया एक या एक से ज्यादा इनिशियलाइजेशंस हो सकती हैं। उसके बाद आपके पास क्या है, टेस्ट एक्सप्रेशन। तो ये कंडीशन आपकी ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है टेस्ट एक्सप्रेशन। तो अगर ये टेस्ट एक्सप्रेशन आपकी फॉल्स है, ठीक है ना, तो आप इस लूप से बाहर चले जाएंगे, ठीक है। इनिशियली अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स है तो आप लूप से बाहर चले जाएंगे। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू है तो बॉडी ऑफ द लूप, यानी ये जो यहाँ हम इंस्ट्रक्शंस देंगे इस ब्लॉक के अंदर, वो तमाम तर इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है ना। बॉडी ऑफ द लूप विल एग्जीक्यूट। उसके बाद क्या होगा, जब बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट हो चुकी, ठीक है, उसके बाद होगा इंक्रीमेंट्स और डेक्रीमेंट्स। यानी आप अगर कोई वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, काउंटर वेरिएबल या कोई और वेरिएबल जिनमें आप चाहते हैं कि इंक्रीमेंट डेक्रीमेंट हम करें, ताकि ये जो टर्मिनेशन कंडीशन है, ठीक है, यहाँ पे जो टेस्ट एक्सप्रेशन है इसके हम करीब से करीब तर होते जाएं, ठीक है। तो इंक्रीमेंट डेक्रीमेंट्स के बाद हम देखें सीधा कहाँ जा रहे हैं, वापस टेस्ट एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टेप नंबर 2, 3 और 4 है ये एग्जीक्यूट होते रहेंगे। 2, 3 एंड 4 ये कब तक एग्जीक्यूट होते रहेंगे, जब तक टेस्ट एक्सप्रेशन हमारी फॉल्स नहीं हो जाती। तो जैसे ही वो फॉल्स होगी एक्सप्रेशन, हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और कर्ली ब्रैकेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं, ये जिस तरह से मैंने इफ में बताया था कि अगर आपके पास सिंगल स्टेटमेंट मौजूद है तो फिर ये कर्ली ब्रैकेट्स ऑप्शनल हैं। तो यहाँ नोट कर लें कि अगर सिर्फ सिंगल सी स्टेटमेंट मौजूद होगी फॉर लूप की बॉडी में, तो फिर जो ब्रेसेस हम ये दे रहे हैं, तो ये ब्रेसेस क्या हैं, ऑप्शनल हैं, आप इन्हें छोड़ सकते हैं। तो जैसे देखें इस एग्जांपल में, तो इस एग्जांपल में जब हम प्रिंट स्टेटमेंट दे रहे हैं तो ये सिंगल स्टेटमेंट है। तो इस प्रोग्राम में आप चाहें तो इन ब्रेसेस को रिमूव कर सकते हैं, तब भी ये प्रोग्राम वर्क करेगा और 10 टाइम्स स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, वेलकम टू यासिर्स लर्निंग हब। तो आइए सी के प्रोग्राम्स की तरफ बढ़ेंगे जिनमें हम फॉर लूप्स को यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बातें आप जहन नशीन कर लें कि आज ये जो फॉर लूप आप पढ़ रहे हैं एज ए बिगनर, तो ये फॉर लूप जावा, सी शार्प, C++ और बहुत सारी मॉडर्न लैंग्वेजेस में सेम है, एग्जैक्टली सेम। तो अगर आप सी के बाद जावा, C++, सी शार्प या कोई और मॉडर्न लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो ये समझें कि आपका ये टॉपिक पहले से ही कवर हो चुका है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सी लैंग्वेज को अच्छी तरह से अगर कोई पढ़ ले तो उसके लिए बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आसान हो जाती हैं। तो आइए अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल प्रोग्राम्स इन सी लैंग्वेज, और हम फार की डिफरेंट वेरिएशंस देखेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स देखेंगे और फार को प्रैक्टिकल यूज करना सीखेंगे। तो आज जो हमारा सबसे पहला प्रोग्राम है वो सेम वही एग्जाम्पल प्रोग्राम है जो हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया ए, और ये ए वेरिएबल हम यहाँ पे काउंटर वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ हम टेस्ट कर रहे हैं कि एक वैल्यू जब तक लेस देन इक्वल टू 10 हो तो ये लूप यानी ये बॉडी जो है ये एग्जीक्यूट होती रहे, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होगा, ए में इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं हम 1 का। तो ए की इनिशियल वैल्यू होगी 1, फिर 2 होगी, फिर 3, फिर 4, और इवेंचुअली जब ए की वैल्यू 11 हो जाएगी तो हम इस लूप से बाहर आएंगे और प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा।
ठीक है। अच्छा, एक और बात याद रखें कि ये जो हम इनिशियलाइजेशन करते हैं ये सिर्फ एक दफ़ा हो रही होती है लूप स्टार्ट होने से पहले। उसके बाद सिर्फ टेस्ट एक्सप्रेशन चेक होती है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहे होते हैं, ठीक है, और बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होती है। ये मैं सिंटैक्स में डिटेल में आपको बता चुका हूँ। तो आइए रन करते हैं इस प्रोग्राम को। तो ये देखें 10 टाइम्स प्रिंट हो गया, वेलकम टू यासिर्स लर्निंग हब, ठीक है। अब जैसा हमने डिस्कस किया कि अगर फॉर लूप में सिंगल स्टेटमेंट है तो आप कर्ली ब्रेसेस को रिमूव कर सकते हैं। तो ये देखिए कर्ली ब्रैकेट्स हमने हटा दी और दोबारा रन करते हैं, आउटपुट सेम, ठीक है। और आइए अब हम डिफरेंट फॉर्म्स देखते हैं कि अगर हम इन एक्सप्रेशंस को डिवाइड कर दें, तोड़ दें इस हेडर में से, तो किस किस तरह से हम सेम टास्क अचीव कर सकते हैं। तो एक तरीका ये हो सकता है कि आप फार से पहले इनिशियलाइजेशन कर दें a=1 और आप फिर यहाँ से इस स्टेटमेंट को हटा सकते हैं, ये ऑप्शनल है, लेकिन ये सेमीकोलन देना लाजमी है, ठीक है। तो ये देखें सेम आउटपुट जनरेट हो रही है, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इस इंक्रीमेंट डेक्रीमेंट स्टेटमेंट को यहाँ से हटा सकते हैं। अगर ये इंक्रीमेंट डेक्रीमेंट स्टेटमेंट यहाँ से हटाएंगे तो हमें बॉडी ऑफ द लूप में देना होगी। बॉडी ऑफ द लूप में देंगे तो पहले सिंगल स्टेटमेंट थी, अब 2 स्टेटमेंट्स हो जाएंगी, तो इसलिए कर्ली ब्रैकेट्स को यूज करना लाजमी हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देखें कर्ली ब्रैकेट ओवर कर रहे हैं, तो सेम आउटपुट। और अगर आप चाहें तो आप ये टेस्ट एक्सप्रेशन भी हटा सकते हैं, लेकिन याद रखें कि अगर ये टेस्ट एक्सप्रेशन आप हटाएंगे तो आप चले जाएंगे एंडलेस या इनफाइनाइट लूप की तरफ। आइए एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे सेम ए वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है, ठीक है। ए को इनिशियलाइज किया 1 से, ए लेस देन इक्वल्स टू 10 और ए इक्वल्स टू a+1, ठीक है। यानी ये लूप भी 10 टाइम्स चलेगा। इनिशियल वैल्यू 1 होगी, लास्ट वैल्यू 10 होगी। जैसे ही वैल्यू 11 होगी तो हम लूप से एग्जिट कर जाएंगे। और हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम काउंटर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो काउंटर वेरिएबल इटसेल्फ प्रिंट कर सकते हैं। तो ये देखें जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस काउंटर वेरिएबल के साथ आप जो चाहें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने हेलो ऐड कर दिया, रन किया, ये देखें 1 हेलो 2 हेलो 3 हेलो 4 हेलो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप फर्दर इसमें कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो बासानी कर सकते हैं। जैसे कि हम काउंटर वेरिएबल की वैल्यू बढ़ा देते हैं, हमने कह दिया कि 1 से 100 तक नंबर प्रिंट करो, तो ये देखें 1 से 100 तक नंबर प्रिंट होंगे, ठीक है। और अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो नंबर्स आ रहे हैं इवन नंबर्स हों, ठीक है, 2 से लेकर, तो हम जो इनिशियलाइजेशन इसे चेंज कर रहे हैं। इनिशियल वैल्यू हो गई 2 और हर दफ़ा जब हम एक आइट्रेशन कंप्लीट होगा तो इंक्रीमेंट भी 2 का कर देंगे। तो जैसे हम 2 का इंक्रीमेंट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि इनिशियल वैल्यू 2, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे टेस्ट एक्सप्रेशन पे कि अगर वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 100 है तो प्रिंट हो जाएगी एक ही वैल्यू। और उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 का इंक्रीमेंट। तो 2 + 2 क्या होते हैं 4, 4 + 2 क्या होंगे 6। तो इस तरह से इवन सीरीज जनरेट हो जाएगी 2 4 6 8 अप टू 100। सेम सीरीज को अगर आप ऑड सीरीज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें जस्ट इनिशियलाइजेशन चेंज करना होगी और हम एक ही इनिशियल वैल्यू कर देंगे 1। तो पहले वैल्यू प्रिंट होगी 1, फिर 3, फिर 5 7 9, इस तरह से। तो ये देखें 1 3 5 7 9 11। तो ये इस तरह से हम जस्ट माइनर मॉडिफिकेशंस के साथ देखें लूप से डिफरेंट तरह के काम ले सकते हैं। तो आइए एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इस एग्जांपल में हम कोई भी नंबर इनपुट करेंगे और उस नंबर का जो एसोसिएटेड टेबल होगा वो जनरेट हो जाएगा और स्क्रीन पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आउटपुट देखते हैं और उसके बाद इस प्रोग्राम की कोडिंग को समझते हैं। तो ये देखें जैसे ही हम रन करते हैं इस प्रोग्राम को तो मैसेज आएगा एंटर टेबल नंबर। तो हम यहाँ दे देते हैं 6। तो जैसे हम एंटर करते हैं तो ये देखें टेबल ऑफ 6 डिस्प्ले हो गया। यानी 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18 एंड सो ऑन। तो ये आइट्रेशंस हैं, रिपीट हो रही हैं। तो इसमें हमारे पास जो मिडिल कॉलम है ये आपकी आइट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 से लेकर 10 तक, ठीक है ना। और जो फर्स्ट कॉलम है वो आपका टेबल का नंबर है और जो लास्ट कॉलम में आफ्टर इक्वल ये रिजल्ट को शो कर रहा है, यानी मल्टीप्लिकेशन कर रहा है 6 की किसके साथ, 1 के साथ, फिर 6 की 2 के साथ, 6 की मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ। तो इस तरह से ये तमाम तर मल्टीप्लिकेशन होकर रिजल्ट डिस्प्ले हो रहे हैं। तो 3 चीज़ें हम डिस्प्ले कर रहे हैं, टेबल नंबर जो हम इनपुट कर रहे हैं और काउंटर वेरिएबल जो लूप का, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो डिस्प्ले कर रहे हैं।
तो आइए देखते हैं कि इस प्रोग्राम को हमने किस तरह कोड किया हुआ है। तो सबसे पहले दो वेरिएबल्स हमने क्रिएट किए, एक tn और एक a। तो tn को हम एज ए टेबल नंबर यूज़ करेंगे और a एज ए काउंटर वेरिएबल होगा फार का। स्क्रीन इरेज करने के बाद ये मैसेज प्रिंट होगा, एंटर टेबल नंबर, और ये हम इनपुट लेंगे जो भी टेबल नंबर वो tn वेरिएबल में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम ये दो मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं एज ए हेडिंग टेबल ऑफ %d। इन %d जगह पे क्या प्रिंट होगा, tn, यानी जो भी हम टेबल नंबर देंगे वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद एक लाइन डिस्प्ले होगी जिसमें स्टार्स हम डिस्प्ले कर देंगे। उसके बाद ये है हमारे पास फार लूप। तो फार में इनिशियल वैल्यू हमने a की 1 दे दी, a लेस देन इक्वल्स टू 10, यानी 10 तक आइट्रेशंस चलती रहें। ठीक है, और ये कंडीशन फर्स्ट टाइम ट्रू होगी तो सबसे पहले जो फर्स्ट % है यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, tn। अगर हमने सपोज अभी 6 दिया था तो 6 डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद सेकंड % यहाँ पे जो मौजूद है, यहाँ पे काउंटर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी। तो इनिशियली वैल्यू क्या है 1, तो 1 डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या मौजूद है, थर्ड % तो यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट होगा tn मल्टीप्लाई बाय a। तो आपने देखा प्रोग्राम जो हमने रन किया कि उसमें लास्ट में रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा था, तो ये मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट था, यानी टेबल नंबर को मल्टीप्लाई किया आइट्रेशन नंबर के साथ। तो इसी तरह से फिर आइट्रेशंस अपडेट होती रहेंगी यहाँ पे, यानी हर दफ़ा a में हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं और फिर डिस्प्ले कर रहे हैं। जब तक a की वैल्यू 11 नहीं हो जाएगी तब तक ये लूप चलता रहेगा और टेबल प्रिंट होती रहेगी। तो मज़ीद प्रोग्राम फार के डिस्कस करने से पहले हम आते हैं कि ये एक्सप्रेशन किस तरह से सिंप्लीफाई करें, a=a+1। अक्सर जब आप बुक्स में या वेबसाइट्स पे देखते होंगे तो यहाँ a=a+1 नहीं लिखा होगा, a++ लिखा होगा या i++, j++, इस तरह की एक्सप्रेशंस होती हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो इंक्रीमेंट डेक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में, जिसमें हम सीखेंगे कि हम इन एक्सप्रेशंस को किस तरह सिंप्लीफाई करें, और उसके बाद दोबारा हम फार के कुछ और एग्जाम्पल्स बनाएंगे। जी, तो आइए अब डिस्कस करते हैं इंक्रीमेंट डेक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर ++ है और डेक्रीमेंट ऑपरेटर --- है, और ये दोनों ऑपरेटर्स यूनरी ऑपरेटर्स कहलाते हैं, क्योंकि इन ऑपरेटर्स को यूज़ करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑपरेंड की ज़रूरत होती है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर को। इंक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ जैसे हमने बताया हुआ है ऑपरेंड ++, तो देखिए सिंगल ऑपरेंड चाहिए, तो इसीलिए हम इसे यूनरी ऑपरेटर कहते हैं, या फिर ++ ऑपरेंड। तो ये जो फर्स्ट सेंटेक्स है इसको हम कहते हैं पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। ठीक है ना। तो इसको मज़ीद समझने के लिए सपोज करें कि x की वैल्यू 2 है और एक वेरिएबल हमने y डिक्लेयर किया हुआ है। अगर हम लिखते हैं y=x++, तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि यूज़ और रिटर्न वैल्यू ऑफ x देन इंक्रीमेंट x बाय 1, यानी पहले x की वैल्यू यूज़ करो, यानी y को असाइन हो जाएगी x की वैल्यू और उसके बाद x में इंक्रीमेंट होगा। तो इसीलिए इसको कहा जाता है पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, यानी पहले वैल्यू यूज़ कर लो और फिर इंक्रीमेंट करो। तो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुकी होगी तो उसके बाद y में जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 2, क्योंकि y में वही वैल्यू आएगी जो x की एक्चुअल वैल्यू है बिफोर इंक्रीमेंट। ठीक है, और x की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, तो इसलिए आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस स्टेटमेंट x की वैल्यू तो 3 होगी लेकिन y में 2 स्टोर हो चुके होंगे। ठीक है, इसी का अपोजिट क्या है, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, यानी पहले इंक्रीमेंट करो और फिर वैल्यू रिटर्न करो। ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि y=++x, तो पहले x की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। तो अगर x की वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या हो चुकी है 3। ठीक है, अब यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगर x की वैल्यू क्या है 3 है, तो ++x का मतलब हो गया कि x की वैल्यू पहले हो गई 4, अभी 4 असाइन हो गए y में, तो y की वैल्यू भी 4 है और x की वैल्यू भी 4 है। यानी पहले इंक्रीमेंट करो और फिर वैल्यू स्टोर करो जो भी यहाँ पे वेरिएबल है उसमें। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे यूज़ करते हैं। तो सिमिलरली हमारे पास डेक्रीमेंट ऑपरेटर्स भी हैं, उसमें भी 2 वेरिएंट्स हैं, पोस्ट फिक्स डेक्रीमेंट, प्रीफिक्स डेक्रीमेंट। तो पोस्ट फिक्स डेक्रीमेंट में क्या होगा कि पहले वैल्यू यूज़ हो जाएगी और उसके बाद हम डेक्रीमेंट करेंगे। तो यानी अगर x की वैल्यू 4 है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं, x की वैल्यू क्या है 4 है, तो पहले असाइन होगी y में, तो y को क्या असाइन हो गया 4, उसके बाद डेक्रीमेंट हो जाएगी तो x की वैल्यू हो गई 3, तो y में क्या वैल्यू असाइन हुई है 4 और x की वैल्यू क्या हो चुकी है 3। लास्ट जो है प्रीफिक्स डेक्रीमेंट, यानी पहले डेक्रीमेंट करो और उसके बाद इस वैल्यू को यूज़ करो। तो अगर x की वैल्यू 3 है तो डेक्रीमेंट करेंगे तो 2 हो जाएगी, तो x की वैल्यू 2 हो गई और वो 2 असाइन होंगे y में। तो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस स्टेटमेंट y की वैल्यू क्या होगी 2 और x की वैल्यू भी क्या होगी 2। तो आई होप कि ये ऑपरेटर्स आपको समझ में आ चुके होंगे, और ज़्यादातर हम इंक्रीमेंट डेक्रीमेंट ऑपरेटर्स फार लूप में यूज़ करते हैं एज ए शॉर्टकट।
तो आइए इसका सी एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, ए की इनिशियल वैल्यू 2 और बी वेरिएबल किया हुआ है। तो यहाँ पे सेम देखिए हम क्या कर रहे हैं, क्लियर स्क्रीन के बाद b इक्वल्स टू a प्लस प्लस। तो इसमें आप देख रहे हैं कि a की इनिशियल वैल्यू 2 है, लेकिन होगा ये कि 2 पहले b को असाइन हो जाएंगे, फिर a की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। तो अगर हम इस प्रोग्राम के साथ में आउटपुट भी डिस्कस करते जाएं तो आप देखें जो फर्स्ट लाइन प्रिंट हो रही है a की वैल्यू और b की वैल्यू यहाँ प्रिंट हो रही है। तो a की वैल्यू क्या हो गई 3, जबकि b की वैल्यू क्या है 2, क्योंकि b में पहले वैल्यू असाइन हो चुकी है और फिर इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, अच्छा फिर अगर हम प्रीफिक्स इंक्रीमेंट को देखते हैं तो a की वैल्यू क्या हो चुकी है, देखें 3, तो a की वैल्यू हो गई 4 और वो 4 असाइन होंगे b में, तो दोनों में अब 4 4 प्रिंट होगा। तो ये देखें a की वैल्यू भी 4 और b की वैल्यू भी 4 प्रिंट हो रही है। अब डेक्रीमेंट की तरफ आते हैं। तो इस वक्त a की वैल्यू भी 4 है, b की वैल्यू भी 4 है। जब हम डेक्रीमेंट करेंगे पोस्टफिक्स डेक्रीमेंट, तो पहले ये वैल्यू असाइन होगी। ठीक है, तो 4 आ गए b में और a की वैल्यू हो गई 3, तो यानी अब प्रिंट करेंगे तो a की वैल्यू 3 प्रिंट हुई और b की वैल्यू क्या है 4। सिमिलरली प्रीफिक्स डेक्रीमेंट में क्या होगा कि पहले वैल्यू डेक्रीमेंट होगी। तो a की वैल्यू पहले क्या थी 3, तो अब a की वैल्यू हो गई 2 और ये 2 असाइन हो जाएंगे b में, तो a की वैल्यू भी 2 हो गई और b की वैल्यू भी 2 हो गई। तो a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 2। तो आई होप कि इट इज़ क्लियर टू यू। तो आइए अब एक और कैटेगरी हमारे पास ऑपरेटर्स की, तो उसे डिस्कस करते हैं। और उन ऑपरेटर्स को हम कहते हैं शॉर्ट हैंड अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो कॉम्बिनेशन होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की और असाइनमेंट ऑपरेटर की। तो सी में हमारे पास 5 अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल, मॉडुलस डिवीजन, इक्वल साइन। तो आइए देखते हैं कि हम इन ऑपरेटर्स को किस तरह यूज करते हैं। इन ऑपरेटर्स को समझने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सिंपल अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस की। तो यहाँ पे देखिए हमने प्लस ऑपरेटर यूज किया हुआ है और असाइनमेंट ऑपरेटर भी यूज किया हुआ है। तो पहले ये एक्सप्रेशन सॉल्व होगी x प्लस वाई, जो भी रिजल्ट आएगा वो x में स्टोर होगा। इसी तरह से x माइनस वाई, तो सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट यहाँ x में ही स्टोर हो रहा है। इसी तरह मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट x में स्टोर हो रहा है। यानी हम कोई एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे हैं अर्थमेटिक, उसका रिजल्ट x वेरिएबल यानी जो आपका फर्स्ट वेरिएबल आफ्टर इक्वल उसमें स्टोर कर रहे हैं। तो हर एक एक्सप्रेशन में अगर आप एक चीज नोट करें तो एक वेरिएबल 2 दफा रिपीट हो रहा है। जो लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल है, इक्वल के राइट हैंड साइड पे फर्स्ट वेरिएबल सेम है। तो हम बेसिकली इसी वेरिएबल में इंक्रीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, और इसी वेरिएबल में हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। इसी वेरिएबल को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी और नंबर से या किसी और वेरिएबल से, उसकी जो भी वैल्यू होगी। इसी तरह से इसी नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं किसी और ऑपरेंड के साथ और रिजल्ट सेम x में ही स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह मॉडुलस डिवीजन में भी हम x को डिवाइड कर रहे हैं y के साथ और जो रिजल्ट आ रहा है वो x में ही स्टोर हो रहा है। तो अगर हम चाहें तो ये एक्सप्रेशन यूज करें या फिर इन एक्सप्रेशंस का जो शॉर्टकट है विद द हेल्प ऑफ हम ये जो ऑपरेटर्स हैं हमारे पास शॉर्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, तो इनके थ्रू भी हम यूज कर सकते हैं। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। इंटीजर a = 5 और यहाँ c का रिमेनिंग कोड होगा, लेकिन मेन इंस्ट्रक्शन जो हम फोकस कर रहे हैं a = a + 5। अगर हम ये लिखते हैं इसका मतलब क्या है कि a वेरिएबल में 5 ऐड कर दो, a की वैल्यू हो जाएगी 10। थोड़ी देर में हम इस एग्जाम्पल को मॉडिफाई करेंगे और हम देखेंगे कि प्लस इक्वल के थ्रू हम किस तरह से सेम एग्जाम्पल परफॉर्म कर सकते हैं। तो उससे पहले आइए देखते हैं कि ये तमाम तर एक्सप्रेशन अगर हम इन ऑपरेटर्स के थ्रू करें तो कैसे लिखेंगे हम। तो ये देखें x + y, तो इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन की, और इस एक्सप्रेशन की इक्विवेलेंट स्टेटमेंट क्या है, x - y। इसी तरह x मल्टीप्लाई = y, x डिवाइड = y, x मॉडुलस डिवीजन y। तो एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखिए सेम एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पर सेम a की वैल्यू 5 है। तो अब हम क्या लिख रहे हैं, a + = 5, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा, सेम। तो ये एक और सिंपल तरीका है कि हम किस तरह से अर्थमेटिक और असाइनमेंट ऑपरेटर्स को मिला के लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स आपको समझ में आए होंगे। तो मोस्टली जो फॉर लूप्स हैं उसमें हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को भी यूज़ करते हैं और इन शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स को भी यूज़ किया करते हैं। तो इसलिए इन तमाम तर ऑपरेटर्स के साथ फेमिलियरिटी होना लाजमी है जब आप फॉर लूप पढ़ रहे हैं। तो आइए अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और जो हमारा अगला टॉपिक है वो है नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड फॉर लूप्स क्या होते हैं? जिस तरह से हम नेस्टेड इफ के बारे में पढ़ चुके हैं कि एक इफ के अंदर अगर दूसरा इफ आ जाए वो नेस्टेड इफ है, तो इसी तरह से अगर एक फॉर लूप हमारे पास मौजूद है और उसके अंदर एक और फॉर लूप आ जाए तो उसको हम कहते हैं नेस्टेड फॉर लूप। तो आइए नेस्टेड फॉर लूप का सिंटेक्स डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये तो आपका नॉर्मल फॉर लूप का सिंटेक्स है, जिसमें आप फॉर देते हैं, इनिशियलाइजेशन देते हैं, टेस्ट एक्सप्रेशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट्स और बॉडी ऑफ द लूप। ठीक है,
अब अगर आप इस बॉडी के अंदर एक और फॉर लूप दे दें, जैसे कि हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है, फॉर इनिशियलाइजेशंस, टेस्ट एक्सप्रेशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एंड बॉडी ऑफ द लूप, तो अब ये ओवरऑल स्ट्रक्चर कहलाएगा नेस्टेड फॉर लूप, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो फॉर लूप है इसको हम कहेंगे आउटर फॉर लूप, और इस फॉर के अंदर ये जो नेक्स्ट फॉर लूप आ गया इसको हम कहेंगे इनर फॉर लूप। तो ये जो बॉडी है ये इनर फॉर लूप की बॉडी है, और आउटर फॉर लूप में ये फॉर लूप भी आ गया। इसके अलावा और भी सी की इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं जो इस फॉर लूप का हिस्सा हो सकती हैं, आउटर फॉर लूप का। तो आइए बढ़ते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ, नेस्टेड फॉर लूप की प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स देखते हैं सी में। तो आइए डिस्कस करते हैं नेस्टेड फॉर लूप की एग्जांपल। तो यहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स यूज किए, आई एंड जे। तो ज्यादातर आप देखेंगे कि आई जे के ये तीनों वेरिएबल लूप काउंटर के तौर पे यूज होते हैं, तो इसीलिए इस प्रोग्राम में हम भी आई जे को यूज कर रहे हैं एज ए काउंटर वेरिएबल। तो ये हमारा आउटर लूप कहलाएगा। आई को इनिशियलाइज कर दिया हमने 1 से। उसके बाद हमने यहाँ पे टेस्ट एक्सप्रेशन दी हुई है कि जब तक आई की लेस देन इक्वल्स टू 5 ये लूप चलता रहे और आई में इंक्रीमेंट होता रहे। तो यहाँ देखिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया आई प्लस प्लस, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हम किस तरह से इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स यूज करते हैं लूप के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये हमारा इनर लूप है। इनर लूप हम स्टार्ट कर रहे हैं, जे इनिशियल वैल्यू दे दी हमने 1, जे को टेस्ट कर रहे हैं कि जब तक जे की लेस देन इक्वल्स टू 3 हो तो ये लूप चलता रहे, और जे में इंक्रीमेंट कर दिया जे प्लस प्लस। इनर लूप हमेशा अपनी एग्जीक्यूशन दोबारा से शुरू करता है जब आउटर लूप अपनी आइटरेशन चेंज करेगा। अब ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं ये इंडिकेट कर रही हैं इनर लूप की बॉडी को। तो इसके अंदर आप जो कुछ भी देंगे ये तब एग्जीक्यूट होगा जब इनर लूप की कंडीशन ट्रू होगी, यानी जे की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल्स टू 3 होगी तो ये लूप एग्जीक्यूट होगा। तो इस लूप को देख के हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये लूप 3 दफ़ा एग्जीक्यूट होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये 3 दफ़ा एग्जीक्यूट होगी, जिसमें हम आई और जे की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो आई की जो इनिशियल वैल्यू होगी फर्स्ट आइट्रेशन पे 1 होगी, और जे की इनिशियल वैल्यू फर्स्ट आइट्रेशन में 1 होगी, लेकिन फिर जे की वैल्यू चेंज होती रहेगी, 2 होगी, 3 होगी, लेकिन आई की वैल्यू सेम रहेगी। अच्छा, तो ये बात समझ लें कि जब तक इनर लूप अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं करेगा, यानी जब तक ये कंडीशन जे लेस देन इक्वल्स टू 3 ये फॉल्स नहीं हो जाती, आउटर लूप की जो इंक्रीमेंट है वो परफॉर्म नहीं होगी, क्योंकि आप इस लूप से बाहर नहीं जा सकते। तो ये लूप तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू है। तो जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हम इन कर्ली ब्रेस से बाहर जाएंगे। तो ये देखें प्रिंट एफ स्टेटमेंट दी हुई, ये भी आपके आउटर लूप का हिस्सा है। तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, एंड ऑफ आइट्रेशन नंबर %d। तो यहाँ आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी कि हम कौन सी आइट्रेशन एंड कर रहे हैं आउटर लूप की, और उसके बाद हम जाएंगे आई प्लस प्लस में और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, ठीक है। और फिर दोबारा जब हम इनर लूप में आएंगे तो दोबारा जे की इनिशियल वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आइए इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि इसका आउटकम क्या आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट टॉप रो में हमारे पास लिखा हुआ है आई इक्वल्स टू 1 एंड जे इक्वल्स टू 1, यानी आई इंडिकेट कर रहा है आउटर लूप को, ठीक है ना। तो आउटर लूप की आइट्रेशन नंबर 1 स्टार्ट हुई है और जे इक्वल्स टू 1, यानी इनर लूप की आइट्रेशन 1 स्टार्ट हो गई। अब जैसे ही हम दूसरी लाइन पे आ रहे हैं तो लिखा हुआ I1 एंड J2, उसका मतलब क्या हो कि जो I है आउटर लूप उसकी अभी भी वैल्यू 1 है, यानी हम आउटर लूप के आइट्रेशन 1 में ही मौजूद हैं, लेकिन हम इनर लूप में सेकेंड आइट्रेशन में आ चुके हैं, यानी इनर लूप अपनी एग्जीक्यूशन कर रहा है। फिर थर्ड रो पे देखें I इक्वल्स टू 1, यानी अभी भी हमारे पास आउटर लूप में जो आइट्रेशन है वो 1 ही चल रहा है, और J की वैल्यू हो गई 3। इसका मतलब ये है कि अभी भी हम इनर लूप में मौजूद हैं। तो ये तीनों लाइनें I इक्वल्स टू 1 एंड J1, I2 एंड J2, I1 एंड J3, ये तीनों जो रोज हैं ये आपकी इनर लूप से डिस्प्ले हो रही हैं। और जैसे ही आपका इनर लूप एग्जिट होगा, यानी J की वैल्यू 4 होगी, तो हम इस लूप से एग्जिट होंगे। तो एक और स्टेटमेंट हमने दी हुई थी आउटर लूप में, वो प्रिंट होगी, और बोले क्या लिखा हुआ है, एंड ऑफ आइट्रेशन नंबर 1 ऑफ आउटर लूप, यानी आई की जो वैल्यू यहाँ पे अभी भी 1 है, और जैसे ही ये स्टेटमेंट अपनी एग्जीक्यूशन खत्म करेगी तो हम आउटर लूप के इंक्रीमेंट ऑप्शन में जाएंगे और आई की वैल्यू अपडेट होगी, और आई की वैल्यू अब देखें जो नेक्स्ट रो है उसमें 2 हो चुकी है, और फिर जे की वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि जैसे ही आइट्रेशन 2 स्टार्ट हुआ तो दोबारा से इनर लूप अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा, और ये 3 दफ़ा दोबारा एग्जीक्यूट होगा। तो I2 J1, फिर I2 एंड J2, I2 एंड J3, और इसके बाद क्या प्रिंट होगा, एंड ऑफ आइट्रेशन नंबर 2 ऑफ आउटर लूप।
फिर इसी तरह से दोबारा आई की इंक्रीमेंट होगी, आउटर लूप में इंक्रीमेंट होगा, फिर थर्ड टाइम इनर लूप चलेगा, फिर इसी तरह आई में इंक्रीमेंट होगा, फोर्थ टाइम इनर लूप चलेगा, और जैसे ही एंड ऑफ आइट्रेशन नंबर 5 ऑफ आउटर लूप होगी तो आई की वैल्यू हो जाएगी 6 और आउटर लूप की जो कंडीशन हमने दी है वो हो जाएगी फॉल्स, और आउटर लूप एग्जिट होगा तो बाय डिफॉल्ट इनर लूप की एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब तक आपका आउटर लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा इनर लूप भी एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि आपको नेस्टेड फॉर लूप का कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, अब ये आप पर डिपेंड करता है आप नेस्टिंग किस लेवल तक ले जा सकते हैं। आप इस फार के अंदर एक और फार लूप दे सकते हैं, ठीक है ना, तो ये आपकी डिपेंड करता है चॉइस पे कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो आप किस लेवल तक नेस्टिंग करना चाहते हैं। तो आइए इस प्रोग्राम में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं। अब इनर लूप को हम यहाँ पे जो j <= 3 लिखा हुआ है इसकी जगह पे हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल j <= I, यानी ये लूप तब तक चलता रहे जब तक j की वैल्यू <= I हो। तो यानी I की वैल्यू इनिशियली क्या होगी 1, तो फर्स्ट आइट्रेशन अगर आउटर लूप का होगा तो इनर लूप एक ही दफ़ा चलेगा, फिर अगर सेकेंड आइट्रेशन होगा तो इनर लूप 2 दफ़ा चलेगा, अगर आउटर लूप का थर्ड आइट्रेशन होगा तो इनर लूप 3 टाइम्स। इसी तरह से जब आउटर लूप का फोर्थ आइट्रेशन होगा तो इनर लूप 4 टाइम, और जब फिफ्थ आइट्रेशन होगा आउटर लूप का तो इनर लूप 5 टाइम चलेगा। तो अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें तो देखें आउटपुट क्या आ रही है, तो I = 1 एंड J = 1, यानी I की इनिशियल वैल्यू 1 है तो जो इनर लूप है वो एक ही दफ़ा चला, इसीलिए एक ही दफ़ा J की वैल्यू प्रिंट हो गई 1, और J की वैल्यू जैसे 2 हुई तो हम इनर लूप से एग्जिट हुए, और उसके बाद प्रिंट हुआ एंड ऑफ आइट्रेशन नंबर 1 ऑफ आउटर लूप, और फिर हम दोबारा आउटर लूप पे गए, I की वैल्यू 2 हो गई। तो अब देखें J जो इनर लूप है वो 2 दफ़ा एग्जीक्यूट हो रहा है, I = 2 एंड J = 1, I = 2 एंड J = 2। तो यानी इनर लूप अब डिपेंडेंट है आउटर लूप पर कि जो आइट्रेशन आउटर लूप का होगा उतनी ही दफ़ा इनर लूप एग्जीक्यूट होगा। अब देखिए जैसे I की वैल्यू 3 हुई तो अब 3 रोज प्रिंट हो रही हैं, क्योंकि ये रोज इनर लूप से प्रिंट हो रही हैं, और इनर लूप अब 3 दफ़ा चल रहा है, J की वैल्यू 1, फिर J की वैल्यू 2, फिर J की वैल्यू 3। तो इसी तरह से जब आउटर लूप के काउंटर की वैल्यू 4 हो गई तो इनर लूप अब 4 टाइम एग्जीक्यूट कर रहा है अपने आप को, J1, J2, J3, J4, क्योंकि जो इनर लूप है वो डिपेंडेंट है इस वक्त आउटर लूप के काउंटर पे। और जैसे ही I की वैल्यू 5 हो गई तो अब लास्ट में देखें कि I = 5 एंड J = 1, I = 5 एंड J = 2, I = 5 एंड J = 3, I = 5 एंड J = 4, I = 5 एंड J = 5। तो यानी ये 5 की 5 रोज इनर लूप से एग्जीक्यूट हुई लास्ट आइट्रेशन में आउटर लूप के, और जैसे आउटर लूप एग्जिट हुआ तो प्रोग्राम एग्जिट हो गया। आइए एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं नेस्टेड फॉर लूप की। ठीक है, तो इस दफ़ा हम 9 टाइम्स लूप चला रहे हैं आउटर लूप, ठीक है, और इनर लूप डिपेंड कर रहा है किस पे, आउटर लूप के काउंटर पे। तो फर्स्ट टाइम इनर लूप चलेगा 1 दफ़ा, फिर सेकंड टाइम 2 दफ़ा, थर्ड टाइम 3 दफ़ा, ठीक है ना। जब आउटर लूप का जो भी आइट्रेशन होगा उतनी दफ़ा इनर लूप एग्जीक्यूट होगा, और हम इसमें सिर्फ एक स्टार प्रिंट करवा रहे हैं, और जैसे ही इनर लूप एग्जिट होगा तो हम एक न्यू लाइन डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो कुछ इस तरह की आउटपुट आएगी। ठीक है, अब इस आउटपुट को थोड़ा बहुत आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कर देते हैं %d, और वैल्यू प्रिंट कर देते हैं इनर लूप की। तो अब देखें इसका आउटकम कुछ इस तरह से आएगा। सो आप इस प्रोग्राम को यूज़ करके डिफरेंट तरह के इंटरेस्टिंग आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। नेस्टेड फॉर लूप की एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे सेम ij हमने काउंटर वेरिएबल के तौर पे यूज़ किया हुआ है, और एक करेक्टर वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है ch, ठीक है। और यहाँ पे आउटर लूप स्टार्ट हुआ, आउटर लूप की आइट्रेशंस कितनी हमने रखी हैं 15, तो इनिशियल वैल्यू i की 1 होगी और 15 टाइम्स ये लूप एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और अब जैसे हम इनर लूप में आते हैं तो इनर लूप j = 1, तो यहाँ पे ये देखिए एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, जैसा कि हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आप मल्टीपल इनिशियलाइजेशंस दे सकते हैं फॉर लूप में। तो ये देखिए j = 1 एंड ch = a, कॉमा से हमने इन्हें सेपरेट किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपकी मल्टीपल इनिशियलाइजेशन हो गई फॉर स्टेटमेंट में। उसके बाद सेमीकोलन j <= I, यानी जब तक आउटर लूप की जो आइट्रेशन होगी उतनी दफ़ा इनर लूप एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और यहाँ पे अब देखें इंक्रीमेंट हम 2 दे रहे हैं,
तो इंक्रीमेंट्स भी आप मल्टीपल दे सकते हैं, तो जे में भी इंक्रीमेंट कर दो और सी एच जो वेरिएबल है उसमें इंक्रीमेंट कर दो। सी एच में इनिशियली क्या है, ए है, तो नेक्स्ट आइट्रेशन में बी आ जाएगा, उसके बाद इसी तरह से सी आ जाएगा। तो इस तरह से यानी ये हर आइट्रेशन पे इनर लूप की सी एच की वैल्यू चेंज होती रहेगी, ठीक है। और हम इनर लूप में जो सी एच वेरिएबल है उसकी वैल्यू डिस्प्ले कर रहे हैं। अब देखते हैं कि किस तरह से इस प्रोग्राम की आउटकम आएगी। तो ये देखें 15 रोज डिस्प्ले हो रही है, फर्स्ट रो में जस्ट ए, क्योंकि फर्स्ट आइट्रेशन में इनर लूप एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट हुआ तो ए प्रिंट हो गया। सेकंड दफ़ा जब सेकंड आइट्रेशन आई आउटर लूप की तो इनर लूप 2 दफ़ा एग्जीक्यूट हुआ तो पहले ए प्रिंट हुआ, फिर सी एच में जैसे इंक्रीमेंट हुआ तो बी भी प्रिंट हो गया। थर्ड रो में देखें जो थर्ड आइट्रेशन आउटर लूप की तो उसमें इनर लूप 3 दफ़ा एग्जीक्यूट हुआ तो वैल्यू क्या प्रिंट हुई, ए बी सी, क्योंकि हर इनर लूप की आइट्रेशन में सी एच वेरिएबल में हम एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं। इसी तरह से फोर्थ रो में ए बी सी डी, तो इसी तरह लास्ट जो रो है 15th रो, तो उसमें 15 जो लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट के वो डिस्प्ले हो गए ए से लेकर ओ तक, ठीक है। अच्छा, अभी तक जितनी एग्जाम्पल्स हैं उन तमाम तर में मैंने इंक्रीमेंट किया, तो ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा इंक्रीमेंट ही करते रहें। तो यहाँ देखिए अब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं इस एग्जाम्पल को, यहाँ डेक्रीमेंट कर देते हैं। तो जब डेक्रीमेंट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए आप क्यों डेक्रीमेंट कर रहे हैं। तो अगर मैं डेक्रीमेंट कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि रिवर्स ऑर्डर में अल्फ़ाबेट्स प्रिंट करूँ जेड से स्टार्ट करके, तो इनिशियल वैल्यू जेड है और फिर मैं यहाँ पे डेक्रीमेंट कर रहा हूँ और जे में इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। तो ये डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट्स पे। तो जब भी आपको कोई टास्क मिले तो पहले आप उस प्रॉब्लम को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें और उसका एक सूडो कोड बनाएं, ठीक है, और उसके बाद सी की कोडिंग करें। तो ये देखिए इस प्रोग्राम का अब आउटकम चेंज हो गया। तो इनिशियली जेड प्रिंट हो रहा है, फिर जेड वाई एक्स, ठीक है ना। तो इसी तरह से लास्ट रो में जेड से लेकर एल तक जो 15 लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट के रिवर्स ऑर्डर में वो डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारी वेरिएशंस बना सकते हैं फॉर लूप की, ये तमाम तर आपकी रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है। और जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि प्रोग्रामिंग इज़ अबाउट साइंस एंड आर्ट। तो सिर्फ रूल्स सीख लेने से या सेंटेक्स पढ़ लेने से प्रोग्रामिंग नहीं आएगी, आपको प्रैक्टिस करना होगी और आपको सोचना होगा कि हाउ टू यूज़ सेम इंस्ट्रक्शन इन डिफरेंट वेज, ठीक है ना, वो सिर्फ प्रैक्टिस से मुमकिन है। तो उम्मीद है कि आज के टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। अब हम बढ़ेंगे लैब टास्क की तरफ और आपको कुछ टास्क देंगे ताकि आप उन टास्क को खुद से करें और देखें कि आपको आज के टॉपिक्स किस हद तक समझ में आएंगे। आज के लैब टास्क में जो पहला टास्क है वो बहुत ही सिंपल है कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जो पूरे स्क्रीन पे एस्टेरिस्क डिस्प्ले कर दे, यानी पूरा स्क्रीन स्टार्स के साथ छा जाए, ठीक है ना। तो ये बहुत सिंपल प्रोग्राम है। आपको थोड़ा सा समझना होगा कि आपके स्क्रीन पे कितने कॉलम्स हैं और कितनी रोज हैं, ठीक है। उनको मल्टीप्लाई करें, जो वैल्यू बनती है, ठीक है, तो उसका आप एक सिंपल फॉर लूप बनाएं और इस कैरेक्टर को फॉर लूप के बॉडी में डिस्प्ले करवा दें, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो हम ये कह रहे हैं कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाए जो आपसे 10 नंबर इनपुट ले 1 बाय 1 रन टाइम पे, ठीक है ना। और 10 नंबर जब इनपुट कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद सम और उनका एवरेज डिस्प्ले हो जाए। तो ये भी एक सिंपल फॉर लूप का प्रोग्राम है कि आप एक फॉर लूप क्रिएट करें और उसमें इनपुट लें 10 नंबर और वहीं पे आपके पास एक सम वेरिएबल होना चाहिए जो हर नंबर जो इनपुट हो रहा है उसको सम वेरिएबल में ऐड करता जाए। और जब आप लूप से एग्जिट होंगे तो आप सम को डिस्प्ले कर देंगे और एवरेज कैलकुलेट कर देंगे कि सम को डिवाइड कर देंगे 10 के साथ तो आपको एवरेज मिल जाएगा। तो ये दोनों वैल्यूज आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। थर्ड जो प्रोग्राम है उसमें आपको प्राइम नंबर्स को डिस्प्ले करना है फ्रॉम 2 to 1000 और वो तमाम तर प्राइम नंबर्स कॉमास से सेपरेटेड हो। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, यानी ऐसे नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से डिविजिबल हों। तो ऐसे नंबर्स को आपको डिस्प्ले करना है बिटवीन 2 to 1000। फॉर एग्जांपल 2 प्राइम है, उसके बाद 3, 5, 7, लेकिन 9 प्राइम नहीं है, फिर 11 प्राइम है, 13 प्राइम है, फिर 15 प्राइम नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको 2 से लेकर 1000 तक नंबर्स डिस्प्ले करने, वो तमाम तर नंबर्स कॉमा से सेपरेट हों। नेक्स्ट जो टास्क है वो ये है कि आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिसमें आप पहले यूज़र से इनपुट लें किसी भी नंबर के लिए और फिर उस नंबर का फैक्टोरियल प्रिंट करें। तो अगर आपको फैक्टोरियल का नहीं पता तो आपके लिए हिंट यहाँ पे मौजूद है कि फैक्टोरियल ऑफ 5 इज़ 120। तो ये कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो यानी जो भी आप नंबर देंगे उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे उससे जितने भी प्रीवियस नंबर्स हैं तो आपको फैक्टोरियल मिल जाएगा। जैसे अगर 6 फैक्टोरियल होगा तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, जो भी रिजल्ट आएगा
वो आप डिस्प्ले कर देंगे। तो यानी इनपुट लें रन टाइम पे और फिर उसी नंबर का फैक्टोरियल डिस्प्ले करें। नेक्स्ट जो हमारे पास 5th टास्क है, उसमें आपको फाइबोनाची सीरीज जनरेट करना होगी। ठीक है, तो आउटपुट कुछ इस तरह से शो होना चाहिए 1, 1, 2, 3, 5, 8। तो इसमें क्या होता है कि हम प्रीवियस नंबर को ऐड करते हैं करंट नंबर के साथ टू ऑब्टेन द न्यू नंबर। तो जैसे देखें 1, 1 को जब हम सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2, 2 और 1 को हम सम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 3, 3 और 2 को हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 5, 5 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 8, 8 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 13, 13 और 8 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 21। तो इस तरह से ये सीरीज जनरेट हो रही होती है कि आप प्रीवियस नंबर को करंट नंबर के साथ जब सम करते हैं या ऐड करते हैं तो फिर आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाती है। तो दिस इज कॉल्ड फाइबोनाची सीरीज। तो ये आपको जनरेट करके दिखाना है यूजिंग फॉर लूप। नेक्स्ट जो हमारा टास्क है वो इस तरह से कि आप कोई भी दो नंबर्स एंटर करें, एक होगा बेस और दूसरा होगा पावर। तो यानी जैसे हम यहाँ दे रहे हैं एंटर बेस 3 और पावर दे रहे हैं 4, तो 3 पावर 4 वैल्यू कैलकुलेट हो, जो भी रिजल्ट हो वो डिस्प्ले हो जाए। तो अगर हम देते हैं एंटर बेस 3 और पावर देते हैं 4, तो 3 पावर 4 का रिजल्ट क्या आएगा 81। तो इस तरह से ही आउटकम डिस्प्ले होनी चाहिए ताकि हमें पता चले कि आपको फॉर स्टेटमेंट के साथ साथ जो प्रिंट एफ कमांड है और स्कैन एफ कमांड है उस पर भी वो रहे। तो और भी लैब टास्क हैं जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। और भी बहुत सारे एक्साइटिंग प्रोग्राम्स हैं लूप्स के थ्रू जो हम बनाएंगे, लेकिन वो प्रोग्राम्स डिस्कस होंगे वाइल और डू वाइल लूप के बाद। तो आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक से ही मुझे पता चलता है कि आपने ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखी है और ये वीडियो आपके लिए सीखने में बहुत मुफीद साबित हुई है। तो लाइक करना मत भूलिएगा। और फॉर मोर वीडियोस एंड अपडेट्स कीप वाचिंग माय यूट्यूब चैनल यासिस लर्निंग हब। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।